नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिजी जॉब एजुकेशन पर। साथियों, हम पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने 7 यूनिट जिसमें सेवन में 2 पार्ट की बात कर रहे थे और फर्स्ट पार्ट में हमने जितने भी रोग हैं उनसे रिलेटेड आपको पूरे टॉपिक बता दिया है। और आज की सेशन में हम विटामिन के बारे में बात करेंगे। साथियों, सीजीटेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो भी साथी सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में ऑलरेडी ये अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन क्या होता है? विटामिन जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होती है। देखो भाई, शरीर को अगर सही विटामिन मिलता है तो शरीर की वृद्धि तो होगी, साथ ही साथ कई प्रकार के रोग भी जो है से हम बच जाते हैं इस विटामिन के उपयोग से। अब रोगों में जैसे हमने क्या कहा, विटामिन सी मान लो, तो उसमें क्या होता है, आंखों की रोशनी है ना, आंख से संबंधित जितनी समस्या है। विटामिन डी, तो सभी विटामिन से अलग अलग जो है हमारे शरीर को क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। और पोषक तत्व की कमी से ही क्या है, शरीर में रोग होता है। तो विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर के सामान्य वृद्धि और रोगों की रक्षा करने के लिए जरूरी मात्रा में आवश्यक होता है। विटामिन से क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। अगर हमको जितनी जरूरत है, जितने विटामिन की जरूरत है हमारे शरीर को, अगर उतनी विटामिन शरीर को मिल जाती है तो शरीर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें बढ़ जाती है, अर्थात रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। विटामिन की प्राप्ति भोजन के माध्यम से बाह्य स्रोत से की जाती है। भाई, जब आप पोषक तत्व के रूप में कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसी भोजन में क्या होता है, विटामिन होते हैं जो कि शरीर में बाह्य रूप से हम अंदर की ओर प्रवाहित करवाते हैं खान पान के माध्यम से, भोज्य पदार्थ के माध्यम से। अब ये जो विटामिन शब्द है जिनका प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में सी फंक ने किया था, इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं विटामिन के प्रकार की। ये विटामिन जो है हम 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं और इन दोनों प्रकारों को, एक तो पहला आता है आपके जल में घुलनशील विटामिन, और जिसमें बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है, और ए, डी, ई और के ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, आ चुका है। तो बी और सी विटामिन जो है आपके जल में घुलनशील होते हैं और ए, डी, ई, के ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो विटामिन सी, जैसे नींबू का रस, भाई अब ये जल में घुल जाता है, जैसे विटामिन ए, डी ये सब नहीं घुलता, तो इसको याद रखेंगे। अब विटामिन उनसे होने वाले रोग और प्रमुख आहार की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है विटामिन से होने वाले रोगों में विटामिन ए, जिसके रासायनिक नाम रेटिनॉल कहा जाता है, याद रखेंगे। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल कहा जाता है, कभी कभी आ चुका है रासायनिक नाम को भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे भाई। तो विटामिन ए जिसका केमिकल नेम, रासायनिक नेम जो है रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और इनकी कमी को दूर करने के लिए हमको आम, पपीता, गाजर जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अर्थात विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इनकी कमी से रतौंधी रोग होता है। आम, पपीता, गाजर जैसे फल विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए लेना चाहिए। अगला आता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जिसको थियामिन या थायमिन कहा जाता है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी1 के लिए हमको फल के छिलके का उपयोग करना चाहिए। विटामिन बी2 देखिए, जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में छाला भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए वही फल के छिलके इत्यादि खाना चाहिए। विटामिन बी5 जिसको
नियाचिन कहा जाता है और इनकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग जो है हो सकता है। विटामिन B6 है जिसको पायरिडो कहा जाता है और इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है, साइनोकोबालामिन, और इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और विटामिन B अगर हम प्रमुखतः याद करें तो विटामिन B जिसकी कमी से बेरी रोग होता है, ये याद रखना, ठीक है। विटामिन A की कमी से रतौंधी, विटामिन B की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन C की बात कर लूं, विटामिन C जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, ये विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और इस स्कर्वी नामक रोगों से शरीर को बचाने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में नींबू, आंवला जैसे खट्टे फलों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसलिए नींबू, आंवला जैसे खट्टे फलों का सेवन विटामिन C की कमी को दूर करने के लिए करना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए विटामिन D जिसको कैल्सीफिरॉल कहा जाता है, कैल्सीफिरॉल जिसको कहते हैं, तो विटामिन D जिसको कैल्सीफिरॉल के नाम से जाना जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और रिकेट्स रोग ना हो इसके लिए सूर्य की प्रकाश अर्थात सुबह का सूर्य की प्रकाश आप लो प्रतिदिन, क्योंकि ये आपके हड्डी को भी क्या करता है, मजबूत करता है और रिकेट्स जैसे समस्या को भी दूर करता है। विटामिन E की बात कर लेते हैं जिसको टोकोफिरॉल के नाम से जाना जाता है, टोकोफिरॉल के नाम से, और इनकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है, अर्थात बच्चे पैदा करने की क्षमता चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इनमें कम हो जाता है, ठीक है। अब स्त्री पुरुष में बच्चे पैदा करने की क्षमता आजकल अक्सर यही देखने को मिलता है, तो इनकी कमी को दूर करने के लिए अंकुरित अनाज का जो है सेवन करना चाहिए। आगे बात करेंगे विटामिन के जिसको देख सकते हैं यहाँ पर केमिकल नेम फिटोनेडियन, जिसके कमी से रुधिर में थक्काकरण की समस्या यानी कि रुधिर में थक्काकरण नहीं हो पाता, और इनकी कमी को दूर करने के लिए पालक भाजी का उपयोग करना चाहिए। पतला हो जाता है रक्त, है ना भाई, तो पालक भाजी, हरे पत्तीदार सब्जियां भी आप जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जो है आपके विटामिन्स हैं, उनके केमिकल नेम हैं, उनके कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसको और एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर के बनते ही हैं। चलिए, अब हमने तो कार्बनिक पदार्थ देख लिया जो कि विटामिन होता है, अर्थात विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। तो अब अकार्बनिक पदार्थ कौन है, अकार्बनिक पोषक तत्व किसको कहेंगे, तो ये शरीर का रचनात्मक तत्व कहलाता है। जो अकार्बनिक पोषक तत्व होता है वो शरीर का रचनात्मक तत्व कहलाता है, जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, साथ ही साथ शरीर के विकास में भी ये मदद करते हैं। और ऐसे तत्व क्या क्या हो सकते हैं जिसको हम अकार्बनिक तत्व कहते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एक कैल्शियम। आप सबने कैल्शियम का नाम सुना होगा। ये जो कैल्शियम है, ठीक है, यह एक अकार्बनिक तत्व है। और क्या होता है इनसे, तो यह अस्थियों और दांतों का निर्माण करता है, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कैल्शियम की कमी से हमारे जो दांत है वो कमजोर हो जाते हैं, बोलते हैं, है ना। ये अकार्बनिक तत्व है जिसकी कमी से जो है दांत कमजोर होता है, यानी कि कैल्शियम दांत का निर्माण करता है, अस्थियों का निर्माण करता है। इसलिए अस्थि यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाता है, कैल्शियम की कमी से दांत कमजोर हो जाता है। और यही कैल्शियम क्या होता है, हृदय की धड़कन को भी क्या करता है, संचालित करता है, हृदय की धड़कन को चलाने का काम करता है। रक्त के जमने में भी कैल्शियम का ही योगदान होता है। इसके अलावा एंजाइम के स्त्रावित होने में भी कैल्शियम सहयोग करता है, ठीक है। अब कैल्शियम की कमी से हृदय की धड़कन में प्रॉब्लम होगी, हड्डी कमजोर होंगे, दांत कमजोर हो जाएंगे। तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके कमी को दूर करने के लिए हमको दूध, दही, मक्खन और हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे अक्सर स्त्रियों में ज्यादातर ये जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि
अगर हम कहें कि कैल्शियम की कमी हो गया, जैसे कमर दर्द करने लगता है, हाथ पैर में दर्द, कमजोरी हो जाती है, तो है ना, अक्सर कैल्शियम की कमी से ये जो है हमको पता चलता है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए दूध, दही, मक्खन, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। अगला अकार्बनिक तत्व में से आता है आपके फास्फोरस। फास्फोरस यह कैल्शियम के साथ मिल करके अस्थि और दांतों का निर्माण करता है। यानी कि फास्फोरस और कैल्शियम जब आपस में मिलता है तो वही अस्थि और दांत के निर्माण में ये सहायक होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी फास्फोरस सहायक होता है। इसके अलावा रक्त में उपस्थित जो अम्ल क्षार है, ठीक है, उसके संतुलन बनाए रखने का कार्य भी यही फास्फोरस करता है। और फास्फोरस की कमी से भी रोग हो जाते हैं, दांत जो है मजबूत नहीं हो पाता। ठीक है। अम्ल और क्षार का सही संतुलन नहीं हो पाता रक्त में। अब इनकी कमी को दूर करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए? फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए मछली का उपयोग करना चाहिए, दूध का उपयोग, मांस का उपयोग, हरी सब्जी, अंडा या पीला भाग, अंडा का पीला भाग का हमको उपयोग करना चाहिए, जो कि फास्फोरस की कमी को क्या करता है दोस्तों? दूर करता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं लोहा। अब शरीर में लोहा की कमी को दूर करने के लिए हमको लोहा नहीं खाना है भाई। तो लोहा देने वाले ऐसे पोषक तत्व हैं, तो याद रखेंगे लोहा के कमी से, जिसको हम आयरन भी कहते हैं, तो लोहे की कमी से, आयरन की कमी से, यानी कि लोहा हीमोग्लोबिन बनता है। लोहे से हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी हो गई, लोहे की कमी हो गई तो खून नहीं बनता शरीर में। ठीक है। आयरन की कमी से अब इसमें क्या बनता है? हीमोग्लोबिन बनता है। और लोहे की कमी को अरक्तता हो जाता है। अरक्तता यानी कि रक्त का अभाव हो जाता है बॉडी में। और रक्त का अभाव यानी कि हमारे शरीर में कितने ब्लड चाहिए होता है? तो एक महिला के शरीर में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml के हिसाब से रक्त होना चाहिए, खून की मात्रा होनी चाहिए। यदि इनसे कम खून की मात्रा होती है तो हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर उनमें अरक्तता है, रक्त की कमी है। फिर उनको फलों के माध्यम से, टॉनिक्स के माध्यम से, या बहुत ज़्यादा अगर रक्त की कमी है तो फिर नया रक्त उनको जिस ब्लड ग्रुप के हैं उसी ब्लड ग्रुप के रक्त चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है रक्त की कमी को दूर किया जाता है। यहाँ पर ये चीजें याद रखना है ना, महिला में जो रक्त की मात्रा है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, और पुरुष में रक्त की जो मात्रा है महिला से थोड़ा ज्यादा होता है, अर्थात 14 से 16 ग्राम, ये भी ग्राम में है ना, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, और ये 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml के हिसाब से रक्त की मात्रा का होना जरूरी है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। इसी में आपके लोहा के ही अंदर एक वयस्क व्यक्ति को एक दिन में 20 ग्राम mg 20 मिलीग्राम लोहा आवश्यक होती है। अर्थात 20 मिलीग्राम लोहे से संबंधित जितने भी खाद्य पदार्थ, पोषक तत्व है, उनका उपयोग करें। और यदि आप हरे पत्तेदार सब्जी उपयोग करते हैं, साग भाजी हरे सब्जी का उपयोग करते हैं, तो आप 20 ग्राम लोहे की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक जरूरी अकार्बनिक तत्व है जो है आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन और थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की जरूरत होती है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, यानी कि गला जो है फूल जाता है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। और इनकी कमी को दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सोडियम। सोडियम क्या होता है? तो सोडियम क्या करता है? हार्ट बीट को संचालित करने का काम सोडियम का होता है। शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य भी क्या करता है? सोडियम करता है। और सोडियम की कमी को दूर करने के लिए मांस, मछली, अंडा, नमक का उपयोग करना चाहिए। और नमक की मात्रा भी शरीर में अधिक ना हो, अदरवाइज ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, जिसे बीपी कहते हैं। तो इनसे भी हमको बचना होगा। शरीर में जितनी मात्रा में चाहिए
उतनी मात्रा में हो तो वो शरीर के लिए क्या करता है, एक दवा का कार्य करता है। लेकिन अगर शरीर में उसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो समझ जाओ वही क्या बनाता है, रोग बनाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ जरूरी बातें टीकाकरण से संबंधित जो कि जरूरी होता है। हमारे देश में कई प्रकार की बीमारियां हैं जिनके खोज करता है, जिसमें सर्वप्रथम आता है मलेरिया। मलेरिया एक बुखार है जिनकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। याद रखना ना, कोई भी टीका और खोजकर्ता को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आता है चेचक, जिसको हम माता भी कहते हैं। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी, जिसको बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच। इसके अलावा आता है पेनिसिलिन, और बुखार में अक्सर ये सुई लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसके अलावा आपका बीसीजी का टीका है और इसकी खोजकर्ता ग्यूरिन कॉलमेट है। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन, जो कि छोटे बच्चों को लगाया जाता है ताकि पोलियो ना हो, और इसकी खोज करने वाले जोनास सॉक और अल्बर्ट साबिन, ये दोनों ने इनकी खोज की थी। और रैबिज है, जो कि कुत्ते के काटने से रैबिज रोग हो जाता है, और इसकी कुत्ते काट दिया तो इंजेक्शन लगाया जाता है रैबिज का, जिसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। तो ये याद रखना, टीका और उनके खोजकर्ता से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भोजन और पोषण की। हमारे शरीर में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और उन पोषक तत्वों को बाह्य रूप में खान पान के माध्यम से, खाद्य पदार्थों के माध्यम से क्या कराया जाता है दोस्तों, शरीर में पहुंचाया जाता है। जैसे सर्वप्रथम यहां देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ये सभी पोषण तत्व है जिसको शरीर में पहुंचाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, फल से मिलेगा, मेवा, अनाज आदि से कार्बोहाइड्रेट मिलता। जैसे हम चावल खाथन ना तो ओकर से हमारे कार्बोहाइड्रेट मिलते। ठीक है, अर्थात यही इनका प्रमुख स्रोत है। 1 ग्राम अनाज के जलने पर 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा आ जाता है सेकंड नंबर में। अब 1 ग्राम के जलने पर 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो कि वसा के रूप में मिलती है। त्वचा के निचली सतह का निर्माण वसा करता है, और इसी की कमी से हमारी त्वचा, देखो अक्सर देखना ठंड के दिन में हमारी त्वचा जो है रूखी रूखी लगने लगती है। ठीक है, तो वसा की कमी से हमारे शरीर जो है रूखापन आता है, और वसा के अधिकता से हमारे शरीर में मोटापा आता है। याद रखना, वसा के कमी से शरीर जो है रूखापन होने लगता है, और वसा के अधिकता से शरीर में मोटापा आने लगता है। ये चीजें याद रखना। आगे बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है, यह कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है प्रोटीन, और इसके स्रोत हैं मांस, दाल, सोयाबीन की बड़ियां। इनको हमको खानी चाहिए जिससे कि हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिल सके। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में ग्रासियोरकर नामक रोग हो जाता है, और इससे क्या होता है, बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है ग्रासियोरकर रोग की वजह से। खनिज लवण की बात करेंगे, जिसमें आपके आयरन आते हैं, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। कमी से घेंघा रोग होता है। इसमें आयरन आता है जिसका अर्थ हीमोग्लोबिन है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके लिए हमको हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक का सेवन करना चाहिए। सोडियम और शरीर में जल की मात्रा हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का काम करता है। फास्फोरस हाइड्रोजन का निर्माण करता, हड्डियों का निर्माण करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा कैल्शियम, जो कि हड्डी, दांत और पेशियों का संचालन करता है। इसको हमने ऑलरेडी ऊपर में पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बात करेंगे विटामिन और लवण की। विटामिन को भी मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं मानव शरीर संरचना की। मानव शरीर, देखिए ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर को हम अगले दिन के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मानव शरीर में हम बहुत सारे हमारे मानव ग्रंथि हैं जिस पर बात करेंगे और इनको बिल्कुल डिटेल्ड चर्चा होगी और उन फैक्ट पर बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। साथियों, आप सभी जुड़ा कीजिए हमारे क्लास से, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करवा रहे हैं क्लासेस, ताकि आपको जो है प्रिपरेशन करवाया जा सके बिल्कुल निःशुल्क। चलिए, इस क्लास में इतना ही। जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।